अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। तजर्बेकार हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत को आग लग गई और हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल की बूस्टर डोज भी लगा दी। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ महंगी हो गई। फल सब्जियां महंगी, जीना महंगा और मरना भी महंगा। ये वो हुकूमत है जिसने दावा किया था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो अवाम को खुशहाल कर देंगे, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। इमरान खान चूँकि इन्होंने IMF के साथ सही तरीके से डील नहीं किया, हम बहुत ज़बरदस्त एग्रीमेंट करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन तमाम तदबीरें उलट हो गई और इस वक्त ये हुकूमत डॉलर के सामने भी और IMF के सामने भी बेबस नज़र आ रही है। ख़ुद इस हुकूमत को यकीन नहीं आ रहा कि इनको किसने मशवरा दिया था कि इन नामुसाद हालात में हुकूमत संभालें। अब कहा यह जा रहा है इत्तेहादी आपस में इस चीज़ पे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसको कंट्रोल कैसे करें। दूसरी तरफ अवाम का गम व गुस्सा आसमान से बातें कर रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लेकिन इस वक्त हल नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत ये कह रही थी और ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि आपके ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको महंगा करने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है। कभी वो कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आप लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा, लेकिन इस वक्त अवाम भूख और प्यास और उस खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी दस्तरस से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब ने पूरी कौम से अपील की है कि वो इतवार की रात 9 बजे सड़कों पर निकलें और पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है उन्होंने। एहतजाज हो या ना हो, लेकिन अवाम को मायूस किया है इस हुकूमत ने, और अगर यही सब कुछ करना था तो इमरान खान की हुकूमत इससे बहुत बेहतर थी। अवामी रद्द-ए-अमल अब ये आ रहा है। क्या वजह बनी? तजर्बेकारी का जो बरम था वो क्यों टूट गया इस हुकूमत का? और इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास तजर्बा है, ये लोग ना तजर्बेकार हैं, ये लोग इनके अंदर टैलेंट नहीं है, हम बेहतर डील करेंगे। वो तमाम तर चीज़ें एक्सपोज हो गई और ख़ुद मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी धड़ेबाजियाँ नज़र आ रही हैं और वो सारे इस चीज़ से परेशान हैं कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मिसलीड हुई। किसने मिसलीड किया, कहाँ पे गलती हुई, क्यों इन हालात में हुकूमत संभाली? और शहबाज शरीफ साहब जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे, जो बेहतरीन CM के तौर पे जाने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर बनते ही ऐसा क्या हुआ कि वो दबाव का शिकार हो गए और इस वक्त वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो चीज़ों को और पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब ये वो इश्यूज़ हैं चूँकि प्रेशर है, आलमी ताकतों का भी प्रेशर है और ख़ास तौर पे चूँकि आप जब IMF का ये 22वां प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जाने के लिए आपके जो सऊदीया है, दुबई है, चाइना है, वो उस वक्त तक आपकी इमदाद, आपको मदद नहीं कर सकते जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे कि क्या मसला है, IMF के साथ डेडलॉक क्यों बरकरार है और इसका ख़ात्मा कैसे होगा, पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा। और जिस तरह महंगाई है, अभी महंगाई का तो आगाज़ हुआ, एक आध महीने के बाद ये महंगाई और ज़्यादा होगी। हुकूमत के पास क्या प्लान्स हैं, कैसे वो कंट्रोल करेगी, इन नामुसाद हालात से कैसे निकला जाएगा। दूसरी तरफ मिसाक जमहूरियत के बाद अब कहा यह जा रहा है कि चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करना होगा और उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होगा, लेकिन उस हवाले से भी हमें चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट होती हुई चीज़ों में नज़र नहीं आ रही। आज जो कराची में NA-240 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त नताइज का सिलसिला जारी है और यहाँ पे आज चूँकि तसादुम भी रहा, पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए और इस वक्त MQM पाकिस्तान लीड करती हुई नज़र आ रही है। अभी तक के जो नताइज हैं, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ने, सीनियर रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून के इकॉनमिस्ट हैं, सफारतकार हैं और माशी अमूर पर बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखते हैं और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। बेग साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। सिद्रा ईमान हमारे साथ मौजूद है, MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगी। सिद्रा आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में।
और थोड़ी देर बाद लियाकत असकानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। असकानी साहब को भी खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि अवाम का जो गम व गुस्सा है, अवाम क्या सोच रहे हैं इस महंगाई के हवाले से। हमारी टीम ने कोशिश की है कि अवाम का जो रद्दअमल है, अवाम का जो मौक़िफ़ है वो अब तक पहुँचाएँ। रिपोर्ट तैयार है, जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कह रहे हैं मौजूदा महंगाई के हवाले से। सोच के बैठी कि 300 रुपये हो जाएगा, तो उसमें क्या आवाम क्या कर सकती है। हमने तो वही काम के लिए निकलना है, तो वो पेट्रोल डलवाना है। मुश्किलात तो इतना खराब है, जो कमा के बस वही को पेट्रोल वालों को दो, होटल वाले को दो, गोश्त वाले को दो, हम लोग को बचत क्या होएगा। बच्चे को ऐसा पाल रहे जैसे दूसरे पे ज़कात ले रहे पाल रहे। ये तो और मुश्किल हो जाएगी। इस पे हम लोग को रोना आ रहा है, इस पे 2 रुपया बचत नहीं हो रहा है। 1 लीटर पे मैं क्या करूँ, तू बता। सवारी मिल गया तो सही है, सवारी नहीं मिल गया तो ऐसे खाली पड़ेगा। हम तो पिसते ही चले जाएंगे ना। पहले हम डॉलर के रोते रहे, अब हम पेट्रोल के रोते रहेंगे। बहुत असर पड़ेगा। 20,000 तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, पेट्रोल के पैसे बढ़ा रहे हैं, सामान बढ़ रहा है सब। इनको चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि ये जो गरीब तर जो लोग हैं ना, इनको एकदम से बस कोई ऐसी कोई दवाई ववाई देके इनको मारना चाहिए। यही है, गाड़ी खड़ी कर देंगे, घर पे बैठ जाएंगे या धरना देंगे, और तो कुछ नहीं कर सकते हम। जी, गुफ्तगू आपने सुनी, अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा। रेडी साहब, अवाम ये कह रहे हैं कि कोई दवाई हो, कुछ चाय की प्याली में, वैसे भी अब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि चाय भी कम कर दें, उसमें कुछ मिला के हमें दे दें ताकि एक ही दफ़ा मर जाए। देखिए सफ़ीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो शुक्रिया आपके, आपने मुझे इनवाइट किया। हमें ना शायद ही कोई गवर्नमेंट होगी जो इतना सख्त फैसला लेगी, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात क्या, लिविंग असाइड के वो किस तरह से गवर्नमेंट में आए, क्या था, इसके ऊपर मेरी ना मैं डिबेट कर सकता हूँ, ना मेरी उस पर एक्सपर्टीज़ भी। लेकिन जो पेट्रोल प्राइसेस की हाइक है उसको रियलिस्टिकली सोचें प्लीज़, फॉर हेवन सेक। अगर हम लोगों को ब्लीक पिक्चर ही दिखाते रहेंगे और लोगों का मायूस एक एनवायरनमेंट दिखाते रहेंगे, तो लोग इसी किस्म की बातें करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त महंगाई की एक नई लहर है। और मेरे ख्याल में जो 1920 की जो कहते थे कि ग्रेट इन्फ्लेशन की एक लहर आई थी, अब 1 सदी के बाद 2021 के अंदर भी वही उसी किस्म की एक लहर पूरी दुनिया में है। आप यूरोपियन इसी किस्म के इंटरव्यू आप यूरोप में ले लें, अमेरिका में ले लें, यूके में ले लें, आपको इसी किस्म के इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों प्राइसेस बढ़ रही? 3 मेन वजूहत हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में क्यों बढ़ रही है और इसका इफेक्ट पाकिस्तान में भी आ रहा है। सबसे पहला, कोविड के बाद जब इंडस्ट्री चली है तो आपको ऑयल की खपत बढ़ गई, सप्लाई एंड डिमांड के इशू आ गए, 1। सेकेंडली, जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, स्पेशली ओपेक के जो 13 कंट्रीज हैं, उन्होंने कोविड के दौरान बहुत ही नुकसान देखे। और आपको याद होगा कि कोविड के दौरान इवन वो कहते हैं कि मुफ्त हमसे तेल लेके चले हो, बिकॉज ना जहाज़ों में जगह रही थी, ना उनके स्टोरेज में रही थी। और सबसे लास्ट जो उसकी बात है वो आपके रशिया के अंदर जिसका जंग चल रही है और यूक्रेन के दरमियान, उस पर पाबंदियां लग गई हैं। और वो आपका थर्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो 11% दुनिया का ऑयल वो प्रोड्यूस करता है। ये 3 ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ऊपर चलेगी। अब होना करना हल क्या है? हल देखें, हल हमें एक तो जो जियोपॉलिटिकल रीज़न है कि हम क्यों नहीं रशिया से सस्ता तेल ले पा रहे, तो वो उसकी जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। आप ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, काफ़ी सारी मजबूरी हैं। कौन सी गवर्नमेंट है जो सस्ता तेल लेके वहाँ से नहीं आना चाहेगी? लेकिन चंद डिप्लोमेटिक ऐसी वजूहत हैं जो गवर्नमेंट बेहतर जानती है। एक तो ये हो गया। अब ऑस्टेरिटी ड्राइव, आप किफ़ायत शुरी जब तक तेल के इस्तेमाल में अपनी इंडस्ट्री में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होएगा। जो इमीडिएटली आप कर सकते हैं वो आप एक दिन को ड्राई डे मिसाल के तौर पे रख लें। आपके कराची के अंदर या पाकिस्तान में जो कम से कम गाड़ियां उस दिन आपकी चलेंगी, स्पेशली जो आपकी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है। आपके जितने गवर्नमेंट के जो अफसर्स हैं, जो गाड़ियां अथराइज हैं, उनके आप पेट्रोल के जो लिमिट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर टैक्स कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप राइड कर सकते हैं। आपके मैस ट्रांजिट जो कराची के अंदर बसेस चल रही हैं, जो आपका सर्कुलर रेलवे हुआ करता था, उसको चलाएं। लोग उसको प्रेफर करेंगे। बेचारे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, इनको अब सवारियाँ उस तरह से नहीं मिल रही हैं। और इसके अलावा आप जितनी अपनी किफ़ायत शुरी आप कर सकते हो, वर्क फ्राम होम, जैसे केपी की गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक दिन वर्क फ्राम होम करेंगे, जितनी कम से कम आप करेंगे, बिकॉज आपके इंडस्ट्री को तेल की ज़रूरत है। आपकी जितनी आपकी पावर, आपकी जो जनरेट आप करते हैं 40,000 मेगावाट, उसमें से 40% आपका जो इम्पोर्टेड LNG और आपके तेल से होता है। आपके पास पैसे हैं नहीं उनको डॉलर देने के लिए,
तो आप कैसे इसको मैनेज ठीक है। करेंगे? तो लेकिन लिहाजा immediate कफायत शुहरी के आप- ऊपर आपने बहुत अच्छी करना ही बातें की, करना। बहुत अच्छी बातें की, अच्छी अप्रोच है और तो ये होना भी चाहिए और तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इस पे सोच भी रही होगी और तो सोचना भी चाहिए। लेकिन फौरी आवाम को रिलीफ, ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ये फौरी रिलीफ तो इस चीज़ से नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। फौरी रिलीफ के लिए क्या? फौरी रिलीफ के लिए आप उनकी तनख्वाहें, आपको कंसिडरेबल उसको तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक। लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। लेकिन उधर IMF कह रहा है कि बजट आप हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं था, ज़रा उसमें भी आपको मजीद टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। इसमें कुछ शक नहीं है, मुश्किल सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए इस वक्त। ठीक है। सिद्रा, किस तरह देखती हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है और अभी होगा, अब ये बात यहाँ पे रुकी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई। और दूसरी तरफ अब खान साहब ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है इतवार को, पूरी कौम से उन्होंने अपील किया कि सड़कों पे निकलें। किस तरह देखती हैं, चूँकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगाई के सामने हुकूमत बेबस है? शुक्रिया जफीर। देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर वो बोझ डाला जा रहा है जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन का बोझ है। ये हुकूमत इसलिए नाकाम है क्योंकि इसकी कोई भी पॉलिसी आवाम के लिए नहीं है, इनकी पॉलिसीज अपने लिए हैं। PDM बनी, PDM में जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत डेवलप की, जिस तरह से इनका फील्ड स्ट्रक्चर सामने, हमने तो पहले दिन ही कह दिया था कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। ये 11 पार्टीज का मिक्स अचार पाकिस्तान के लिए कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकता। आज आपके सामने है कि किस तरह से सब्सिडीज को रोल बैक किया, किस तरह से मजलूम मुतवस्सित तबके के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब, डीजल बॉम्ब, मिट्टी का तेल के बॉम्ब बार बार डाले जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज का भट्टा बिठाया जा रहा है। वो फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो तुल के बिक रही थी, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक्टिवेट किया, आज वो फिर रो रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गैस का बहरान सामने खड़ा है, सूबा सिंध में पानी का बहरान है, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान है। हर जगह हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी परेशानी का शिकार है क्योंकि ये अवाम की गवर्नमेंट नहीं है। इस गवर्नमेंट को अवाम से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। ये बाहर की पाकिस्तान दुश्मन लोगों की मंशा से बनाई गई हुकूमत है। वो हुकूमत है जो पाकिस्तान की तरक्की के मुखालिफ बनाई गई है। इसका तो यही नतीजा आना है, यही चीजें आपने देखनी है। इसी के खिलाफ इमरान खान की जंग है, तहरीक है, जद्दोजहद है। और सिद्रा, इस सारे अमल में देखिए आम आवाम जो है ना, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नून की हुकूमत है या PTI की, PPP या किस जमात की, उनको रिलीफ चाहिए, रिलीफ नजर नहीं आ रहा। आम आवाम को हर सतह का रिलीफ वजीर आजम इमरान खान ने दिया था, एहसास पैकेज के थ्रू, बिजली पानी, बिजली गैस के ऊपर सब्सिडीज के थ्रू, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू, सोशल नेट के थ्रू। और आज क्या किया, सब कुछ रिवॉल्व कर दिया, सब कुछ वापस ले लिया गया अवाम को जो इमरान खान ने दिया था। ये शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम दुश्मन हुकूमत है। अवाम इस बात को जानती है जफीर, इसीलिए अवाम इनके साथ नहीं खड़ी। इसीलिए आज की तारीख में अवाम वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है। हर तबका फिक्र से सिर्फ एक आवाज आ रही है कि जी वी वांट इमरान खान बैक, बिकॉज इमरान खान पाकिस्तान की बेहतरी का काम कर रहा है। ठीक है, वो तो अब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। सिद्रा, आप लाइन पे रहिएगा। इफ्तिखार बेग साहब, जी आज हुक्मरान बनी बैठी है। मैं आपकी तरफ आऊँगा सिद्रा दोबारा। मिर्जा इफ्तिखार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, चूँकि इस वक्त हुकूमत आपकी है, इकॉनमी को आप समझते हैं, इस वक्त IMF के साथ डेडलॉक है, मामलात कहाँ तक पहुँचे, अवाम के लिए कोई खुशखबरी, रिलीफ कैसे मिलेगा, चूँकि अवाम बेबस हो गए हैं इस महंगाई के आगे? बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने इंट्रो दिया है और उसमें तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हुकूमत पर डाल दी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डाल दी है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि किन हालात के अंदर ये एक अनपॉपुलर या सख्त फैसला हुकूमत को करना पड़ा। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि जो लैंड माइन बिछा के गई थी पाकिस्तान PTI जो थी, और जो उन्होंने सब्सिडी दी थी उसको हम कंटिन्यू रखते, और कुछ अरसे बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता और हमारी सिचुएशन बिल्कुल वो होती जो श्रीलंका की है। एक ये तरीका हमारे पास था। दूसरा, मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि IMF के साथ जो मुआहदा किया है वो PTI शामिल थी कि हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे और प्राइसेस जो हैं,
जो हमें कॉस्ट पड़ेगी उसके ऊपर हम रखेंगे। अगर हम IMF को ऑन बोर्ड नहीं लेते हैं, यानी कि उनको साथ हम अपने मुआहदे को जेपटाइज करते हैं, तो भी पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और जो हालात होंगे जब हम बैंकक्रप्ट होंगे या दिवालिया होंगे, तो आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अब आपको सिर्फ मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। माशाल्लाह आप मियाज़ को समझते हैं। कोई भी दुकानदार अगर अपनी कीमत खरीद से कोई चीज को भी कम दाम पे बेचना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, वो दुकान जो है कुछ अरसे बाद बंद हो जाएगी। बिल्कुल यही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है। मगर एक गुड न्यूज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि खुदारा ये समझे कि जो प्राइस बढ़ा दिए गए ये फॉर एवर हैं। कुछ इस तरह की सिग्नल्स मिले हैं इंटरनेशनल मार्केट से, जहां पे आने वाले वक्त में ऑयल अंदर उसकी वजह यह है कि अमेरिका के प्रेशर में ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ानी खत्म कर दी, क्योंकि उनको तो अरबों की डॉलर की कमाई हो रही है। ठीक। अब अमेरिका ने ईरान के साथ जो है वो कांटेक्ट किया है और ईरान से ये कहा है कि अगर हम आपसे पाबंदी हटाते हैं जो उन पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, तो क्या जो शॉर्टफॉल आ रहा है, जैसे सईद साहब ने अभी कहा है, बिकॉज ऑफ द वॉर कि रशिया का ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो ईरान ने इसको कहा है कि हम इसके ऊपर सोचते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा मौका ईरान को अगर मिलता है दुनिया की तरफ से, एक अच्छा जेस्चर, और वो इसको करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस दोबारा अपनी उसी सतह पे आ जाएंगे जिन सतह के ऊपर ये 2-3 महीने पहले थी। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो हमारे प्राइसेस के पर भी ये जो 60-70 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, इसके अंदर हमारी कमी आ जाएगी। हमें इस वक्त 2 चीजों पे काम करना चाहिए। एक तो किसी तरह से हमारी प्रोडक्शन, हमारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक। मैं कल ही यूरोप से आया हूँ और आप यकीन करें कि मेरा यूरोप में साल में 2 बार जाना होता है। जफीर साहब, जो यूरोप में मैंने देखा है, लोग 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। अब यूरोप के अंदर एक फैमिली से मिला, उसने कहा कि मैं बच्चों को अपनी इस बार नई यूनिफॉर्म नहीं दिला सकता स्कूल के लिए। इतनी ज्यादा खराब हुए पूरी दुनिया के अंदर। रिसेशन जो ये आया है इस वक्त, उसने पूरी दुनिया को हिट किया है। हमको चाहिए कि हम भी अपने खराजात थोड़ा कम करें। यहाँ आप क्रेडिट दें नून की हुकूमत को कि उन्होंने जितने भी लग्जरियस आइटम्स थे उनको बंद कर दिया है। हमारी जो कंजम्पशन है इसके अंदर कमी की है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स वगैरह जिनको पेट्रोल की मरात मिल रही थी वो कम करेंगे। और मैं आपके वसात से जो लोग हमें सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा कि गारा आप अपनी कंजम्पशन जो है ठीक इस मुश्किल वक्त में अगर हम किसी तरह इसको फेस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि हम डिफॉल्ट होने से हम बच गए हैं इंशाल्लाह। और कुछ महीने अगर हम किसी तरह इस सिचुएशन को फेस कर लेते हैं, तो मुझे आसार नजर आ रहा है कि मईशत में बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है बेग साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कन्फ्यूजन कहाँ होती है? कन्फ्यूजन उस वक्त होती है कि जब इसी तरह के फैसले, फैसल वावडा साहब ने कहा था कि पेट्रोल जो है वो 300 रुपये तक जा सकता है, जब वो इक़्तिदार में थे। ये उन दिनों की बात है। आपके उस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब ये कहते थे कि ये इनकी डील सही नहीं है। तो जो कमिटमेंट्स करते हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, किसी भी पार्टी के हों, तो वो चीज़ें बाद में हिट करती हैं। अवाम ये कहते हैं कि आप वादा कुछ करते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप कहते हैं कि आप अवाम हमारे साथ ताउन करें, और करना भी चाहिए। मैं इस चीज़ का हम इसको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखते हैं। मिसाल के इस वक्त मईशत की बात हो रही है, होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, ये किसी हुकूमत का मसला नहीं है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर PDM आपकी यानी जितनी जमातें हैं वो तनकीद करती थी कि ये बेहतर डील नहीं कर पा रहे। तो मामला तो वैसे ही है, एग्रीमेंट का रेफरेंस वही दिया जा रहा है कि ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साइन कर चुकी थी। आप मईशत को समझते हैं? जी सर। उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने मुआहदे को जेपटाइज कर दिया और सब्सिडी दे दी। ये देखिए एक बहुत बड़ी लैंड माइन थी जो वो बिछा के गए। अगर वो उस वक्त ऐसा नहीं करते तो आज हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं होती।
अब मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा, और शहबाज शरीफ साहब ने एक से ज्यादा बार ये कहा है कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर अब जो है वो चाहते हैं कि तमाम जमातें बैठे ताकि हम मईशत से मजाक नहीं करें। हमें पूरा हक है एक दूसरे से सियासत करने का, हमें पूरा हक है एक दूसरे के साथ एहतजाज करने का, हमें पूरा हक है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने का, मगर खुदारा हम जो है किसी तरह बिल्कुल माशी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हुकूमत किसी की भी आए माशी पॉलिसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जी जी, जिस तरह आपने खुद कहा, ज़ाहिर आप यूरोप मिडिल ईस्ट विजिट भी करते हैं, जाते भी हैं। अब बड़ा अमेरिका हो यूरोप हो, उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन उनके जो माशी चैलेंजेस हैं, जो माशी पॉलिसियाँ हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होती। अस्कानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्कानी साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि महंगाई कंट्रोल करना इस वक्त सबसे बड़ा और आवाम को रिलीफ देना सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सिंध में आपकी हुकूमत है, कुछ खुशखबरी सुनाएं आवाम के लिए, इस मुश्किल हालात में क्या रिलीफ इमीडिएटली मिल सकता है? लियाकत अस्कानी साहब, लियाकत साहब आवाज आ रही है आपको? लियाकत अस्कानी साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, कोशिश करेंगे हमसे। अब आपने गुफ्तगू सुनी सिद्रा इमरान की भी और बेग साहब की भी। देखिए कुछ भी हो, सारे आपको रियासत के साथ खड़ा होना पड़ता है, हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ता है, लेकिन रोड मैप होता है। जिस तरह बेग साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं बताए कि पॉजिटिविटी आ सकती है, और बार बार कहा जा रहा है शायद श्रीलंका जैसे हालात हों, नेगेटिविटी पे तो बात करनी ही नहीं चाहिए, मोटिवेट रखना चाहिए कौम को और हौसला देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं, आम आदमी बेचारा बेबस है। यकीन करें कि जो लोग 20-15, 20-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। आप पेट्रोल खरीदें, बच्चों की फीसें दें, हेल्थ का ख्याल रखें, क्या क्या करें? लेकिन फिर इसमें कोई इस वक्त जो माशी हालात हैं, जिसकी तनख्वाह तकरीबन 50,000 रुपये भी है, वो मैं समझता हूँ कि वो सख्त तरीन माशी मुश्किलात से दो चार है इस वक्त। मैं खुद एक इदारे को चला रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मेरे नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी क्या हालत है। लेकिन इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आपको जो मिसाक मईशत की बात की जा रही है उसकी तरफ लाजमी आना है। इमीडिएट रिलीफ जो देना है वो तो आप इतना खर्चे कम करके में ही शामिल नहीं है। बात हुई है अभी, देखें आजकल कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, जो कि होनी चाहिए, उसमें बार बार बात होनी चाहिए, सबको आना चाहिए। उसमें जो मेरे पोलिटिकल एक्सपर्टीज मेरी उस लिहाज से तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि 154 सीट्स वाली जो पार्टी है, अगर वो बाहर बैठी है तो उसको आप इतना लियन जरूर दें कि अगर वो इलेक्शंस की बात कर रही है, इलेक्शंस के बगैर मेरे ख्याल में शायद 4-20 करती हैं एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक इलेक्शंस का ऐलान कर दें कोई टाइम लाइन देकर, और उसके बाद आप ग्रैंड डायलॉग के लिए बैठ जाएं, ठीक उस ग्रैंड डायलॉग का जो मेन पॉइंट फोकस हो वो आपके मिसाके जमहूरियत मिसाके मईशत हो, और मिसाके मईशत में जैसे आपने फरमाया कि आप आपके हेल्थ के इशूज़ को, एजुकेशन हो गई, आपके एग्रीकल्चर हो गई, आपकी आईटी हो गई, आपकी इंडस्ट्री हो गई, ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर हलफ उठाने सारी पार्टीज के, इनके ऊपर जब जिसकी गवर्नमेंट आएगी बिल्कुल मुत्तफिक हूं आपकी बात से भी। बेग साहब भी जो बात कर रहे हैं, डायलॉग और रिफॉर्म्स ऐसी चीजें हैं जिस पे कभी भी आपको मना नहीं करना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए। डायलॉग्स होंगे, रिफॉर्म्स होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका ओपिनियन भी शामिल करेंगे कि किस तरह ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है। और जो मिसाक की बात होती है, डायलॉग की बात होती है, ग्रैंड डायलॉग की बात होती है, तो ये ज़रूरी है। आप सियासत करें, लेकिन सियासत से पहले पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की हमें सोचनी होगी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि हम डायलॉग की तरफ आएँ। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।